अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। क्या वजह है कि दो ममालिक पाकिस्तान और इंडिया जो एक दिन के फ़र्क से आज़ाद हुए हों, आज 76 बरस बाद हाल ये हो कि एक मुल्क दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत बन चुका हो और दूसरा मुल्क अभी दिवालिया होने से बाल बाल बचा हो। एक मुल्क चाँद पर पहुंच चुका हो और सूरज पर पहुंचने की तैयारी कर रहा हो, और दूसरा मुल्क जहां के लोग बेहतर मुस्तकबिल के लिए बैरून मुल्क जाने के लिए अपनी जान की बाजियां लगा रहे हो, जिसकी मिसाल यूनान जाने वाली वो कश्ती है जिसमें 400 पाकिस्तानी हलाक हो गए, और हम सब की आंखें खोलने के लिए ये सबक काफ़ी है। 90 की दहाई तक पाकिस्तान और इंडिया के माबैन एक दूसरे पर सबकत ले जाने के लिए मुकाबलेबाजी जारी थी। 4 जंगें हुई। 48 और 65 की जंग पाकिस्तान ने जीती। 71 और कारगिल की जंग में हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को शिकस्त दी। खेलों के मैदान क्रिकेट और हॉकी में जमकर मुकाबला हुआ। फिल्म इंडस्ट्री में जहां इंडिया के पास अमिताभ, धर्मेंद्र, हेमा मालिनी थे, वहीं पाकिस्तान के पास वही मुराद, नदीम और शबनम का राज था। एटॉमिक पावर पहले इंडिया बना तो पाकिस्तान भी पीछे नहीं रहा। 28 मई 1998 में चावी के मुकाम पर कामयाब तजुर्बा करके इस्लामी ममालिक में पहला और दुनिया का 7वां एटॉमिक पावर वाला मुल्क बना। मईशत का यह हाल था कि 80 की दहाई में पाकिस्तान इंडिया से दुगनी रफ्तार से तरक्की कर रहा था और एशियन टाइगर के नाम से जाना जाता था। फिर आखिर ऐसा हुआ क्या जो पिछले 25 वर्षों में पाकिस्तान इस रेस में बहुत पीछे रह गया? गौर करें तो तनज़ुली का ये सफ़र पिछले 25 से 30 वर्षों में नहीं बल्कि आज़ादी के पहले दिन से ही शुरू हो गया था, जिसके समरात आज हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। गलतियां हमसे बहुत हुई हैं, लेकिन अगर इनको मुख्तसर करें तो 5 ऐसी बुनियादी गलतियां हुई हैं जिसकी वजह से आज हम इस स्टेज पे खड़े हैं कि सिर्फ साल 2023 में 7 लाख से ज़ायद पाकिस्तानी लोग बैरून मुल्क रवाना हो चुके हैं। डेमोक्रेसी इज़ द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। मतलब जमहूरियत आवाम की हुकूमत आवाम के ज़रिए और आवाम के लिए। ये मशहूर कॉल है अमेरिका के 16वें सदर इब्राहिम लिंकन का। बदकिस्मती हमारी ये रही है कि हम गोरों का फैशन और कल्चर लेने को तो तैयार रहते हैं, लेकिन जब बात आती है आवाम की तो हमारे हुक्मरानों की हालत ये हो जाती है कि अपने ख़जानों के अंबार तो जमा होते रहते हैं, लेकिन आवाम बुनियादी ज़रूरतों को तरसती रहती है। पाकिस्तान बनने के साथ ही पावर पॉलिटिक्स का आगाज़ हो गया। 16 अक्टूबर 1951 को पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान को रावलपिंडी जलसे में गोली मारकर हलाक कर दिया और कातिल को मौके पर ही मार दिया गया और केस वहीं क्लोज हो गया। 5 साल तक म्यूजिकल चेयर चलता रहा और बिलाखिर 1956 में पाकिस्तान के सदर इस्कंदर मिर्जा ने आइन को मुअत्तल करके मार्शल लॉ नाफिज करने का ऐलान किया और इस्तीफा देकर अख्तियारात अयूब खान के हवाले कर दिए। ये सिलसिला रुका नहीं। अयूब खान के 13 साल के बाद याहिया खान आ गए, याहिया खान के बाद ज़िया-उल हक और आखिर में परवेज़ मुशर्रफ। पाकिस्तान की आज़ादी के 76 सालों में 36 साल यहाँ की आवाम ने डिक्टेटरशिप देखी और जमहूरियत को ताकतवर हलकों के हाथों नाचते हुए देखा। इसके बरस हिंदुस्तान में सिर्फ एक मौका ऐसा आया जब वहाँ पे 2 साल के लिए इमरजेंसी नाफिज रही। 25 जून 1974 को इंदिरा गांधी की तजवीज़ पर उस वक्त के प्रेसिडेंट फ़खरुद्दीन अली अहमद ने आर्टिकल 350 के तहत शहरी हुकूक मुअत्तल किए। पोजीशन लीडर को जेल के अंदर डलवाया, प्रेस की आवाज़ को दबा दिया गया। 21 महीने तक चलने वाली इस इमरजेंसी को हिंदुस्तान की तारीख का सयाबाब माना जाता है। सोचिए, जो मुल्क 76 में से 74 सालों तक जमहूरियत पर कारबंद हो, जहाँ के पॉलिटिशियंस को ये बात मालूम हो कि हर 5 साल के बाद आवाम के पास वापस जाना है वोट मांगने के लिए, वो कुछ तो आवाम की खिदमत करेंगे, बनिस्बत पाकिस्तान के जिनको ये मालूम हो कि जमहूरियत के अलावा भी और ऐसे बहुत सारे चोर दरवाजे हैं जिनके ज़रिए ऐवानों में दाखिल हुआ जा सकता है। जब भी कोई नया मुल्क दुनिया में वजूद में आता है, उसको दुनिया की बड़ी ताकतों की तरफ से अपने साथ शामिल होने की दावत दी जाती है। 1947 में अमेरिका और सोवियत यूनियन के दरमियान कोल्ड वॉर जारी थी। पाकिस्तान ने सोवियत यूनियन की दावत को ठुकराकर अमेरिका और वेस्टर्न ब्लॉक का हिस्सा बनने का फैसला किया। यहीं से आगाज़ हुआ हमारे और अमेरिका के ताल्लुकात का। हम अमेरिका को खुश करने के चक्कर में इतना आगे बढ़ गए कि सोवियत यूनियन को तोड़ने में भरपूर किरदार अदा किया। अफगानिस्तान को आज़ाद करवाने में हमारा बड़ा किरदार था, लेकिन मसला वहाँ से शुरू हुआ जब 9/11 के बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला करने का फैसला किया और पाकिस्तान ने अमेरिका और नेटो फोर्स का भरपूर साथ दिया, जिसका नतीजा दहशतगर्दी के सैलाब की सूरत में निकला जो हमारे 70,000 से ज़ायद जवान को निगल गया। इन सब के बावजूद अमेरिका हमसे डू मोर का मुतालबा करता रहा, और जब 2021 में रशिया और यूक्रेन में पाकिस्तान ने न्यूट्रल रहने का फैसला किया तो अमेरिका ने उस वक्त की हुकूमत के खिलाफ जो साजिशें करी और उसके नतीजे में जो सियासी अफरा तफरी माशरे में फैली, उसका नतीजा महंगाई, बेरोजगारी की सूरत में आज आवाम अपनी आंखों से देख रही है। हिंदुस्तान ने शुरू दिन से ही नॉन अलाइंड मूवमेंट का हिस्सा बनने का फैसला किया, जिसका एजेंडा ये था कि कोल्ड वारों में ना तो वो किसी ब्लॉक का हिस्सा बनेगा और ना ही किसी का मुखालिफ। ये वो कामयाब पॉलिसी थी जिसने हिंदुस्तान को बैरूनी खतरात से महफूज कर लिया। आज इंडिया की आज़ाद खारजा पॉलिसी इस हद तक कामयाब है कि मिडल ईस्ट और इस्लामिक कंट्रीज तक भी इनकी मुखालफत मोल नहीं ले सकते।
रशिया और यूक्रेन की जंग में अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज के दबाव के बावजूद भी हिंदुस्तान ने रशिया का साथ देने का फैसला किया और इसी खारजा पॉलिसी की बुनियाद पर आज दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें भी हिंदुस्तान को अपने इशारों पर नचाने से कासिर हैं। ये नाम तो अब बच्चा बच्चा जानता है। हर पार्टी का नारा होता है IMF की गुलामी नामंजूर, लेकिन हकीकत ये है कि हम IMF के चुंगल से आज़ाद ही नहीं हो सकते। 1965 से हमने IMF से जो कर्जे हासिल करना शुरू करे तो कभी हमने कोशिश ही नहीं करी कि ये हमारा आखिरी प्रोग्राम हो और उसके बाद अपने वसाइल से इस मुल्क को चलाना शुरू कर दें। आज हमारा हाल ये है कि पाकिस्तान पर 124.3 बिलियन डॉलर का बैरूनी कर्जा है और हर पाकिस्तानी 2.5 लाख रुपए का मकरूज है। पाकिस्तान अब तक 23 बार IMF के प्रोग्राम कर चुका है, जिसका नतीजा ये निकला है कि हम सिर्फ इन कर्जों के सूद अदा करने के लिए मजीद कर्जे हासिल कर रहे हैं, जिससे महंगाई का जिन अब काबू से बाहर हो चुका है। हिंदुस्तान ने अब तक IMF से सिर्फ 7 बार प्रोग्राम किए हैं और 1992 के बाद अपनी जान IMF से हमेशा के लिए छुड़ा ली है, जिसका नतीजा ये निकला है कि हिंदुस्तान इस दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत बनकर पूरी दुनिया पर राज कर रहा है। जिस मुल्क की आबादी 25 करोड़ से ज़्यादा हो और वहाँ पे सिर्फ 4 सूबे, 2 एडमिनिस्ट्रेटिव टेरिटरीज और 1 फेडरल टेरिटरी इस्लामाबाद मौजूद हो, तो वहाँ सवाल तो ये बनेगा ना, हम क्यों 76 सालों में वसाइल को तकसीम करने से कासिर रहे। 12 करोड़ की आबादी वाला सूबा पिछले 2 दहाइयों से दुहाई दे रहा है कि जनूबी पंजाब को अलग सूबा बनाया जाए और मज़े की बात यह कि हर पार्टी के मंशूर में ये बात दर्ज है कि सराइकी सूबा बनेगा और इस बात पर वोट भी हासिल किए जाते हैं, लेकिन इक़्तिदार में आते ही न जाने क्या हो जाता है जो इस मौजू पर बात करना भी गवारा नहीं करते। कराची जैसा शहर जिसकी आबादी 3 करोड़ से ज़्यादा है, वहाँ 2022 से 2023 तक इसका कोई मेयर ही मौजूद नहीं था, जबकि दिल्ली जैसे शहर में जो कि एक सूबे की हैसियत भी इख्तियार करता है, वहाँ का अपना चीफ मिनिस्टर मौजूद है। हिंदुस्तान में अगर 19 करोड़ की आबादी से जायद वाला सूबा उत्तर प्रदेश मौजूद है, तो वहीं एक ऐसा सूबा सिक्किम भी मौजूद है जिसकी आबादी महज 6 लाख है। वहाँ पर नए सूबे बनाने को किसी मखसूस कौम से गद्दारी या जुर्म तस्वुर नहीं किया जाता। इसी वजह से वहाँ सूबाई और वफाकी हुकूमतों के इलेक्शन अलग अलग होते हैं और जिसके नतीजे में बनने वाली सूबाई और वफाकी हुकूमतें मजबूत तरीके से अपना किरदार अदा करती हैं और आवाम की खिदमत करती हैं। इस तरह बारिश जब ज़्यादा आता है तो ज़्यादा पानी आता है, इसी तरह जब डॉलर का रेट ज़्यादा बढ़ता है तो महंगाई भी ज़्यादा होती है। कभी आपने सोचा है कि डॉलर के रेट बढ़ने की वजह से हमारी ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ों की कीमतों में इजाफा क्यों कर हो जाता है? वजह उसकी ये है कि हम कहने को तो एक्सपोर्ट पे तवज्जो देते हैं, लेकिन हमारा सारा इन्हिसार इंपोर्ट पर है। हम ज़रूरियात ज़िंदगी यानी पीने के पानी के गिलास से लेकर इंपोर्टेड गाड़ियाँ तक बाहर से मंगवा लेते हैं, जिसकी अदायगी डॉलर में करनी पड़ती है। हमने कभी मैन्युफैक्चरिंग की तरफ तवज्जो ही नहीं दी, जिसकी एक मिसाल सुजुकी कंपनी है, जिसने 1992 में हुकूमत वक्त से इस मुआहदे के तहत पाकिस्तान में गाड़ियाँ फरोख्त करनी शुरू की थी कि 1 साल तक गाड़ियों के पार्ट्स बाहर से मंगाकर असेंबल करेंगे। इसके बाद पाकिस्तान में पार्ट्स मैन्युफैक्चर किए जाएंगे, लेकिन आज 2023 यानी 30 साल बाद भी कार पार्ट्स असेंबल ही हो रहे हैं, जिसके नतीजों में गाड़ियों की कीमतों में होशरुबा इजाफे ने सबके होश उड़ा दिए हैं। हिंदुस्तान ने ये गलती नहीं करी। वहाँ का चीफ मिनिस्टर या MLA भी अगर सफ़र करेगा तो वो मेड इन इंडिया ही गाड़ी में सफ़र करेगा। लग्जरी इंपोर्टेड आइटम पर पाबंदी लगाने से लोकल इंडस्ट्रीज़ को इस हद तक फ़ायदा हुआ कि आज वो पूरे मिडिल ईस्ट में छाए हुए हैं। आप मिडिल ईस्ट में अगर गए हो तो आपको अंदाज़ा होगा कि वहाँ के छोटे छोटे सुपर स्टोर्स में भी आपको जगह जगह इंडिया का सामान बआसानी हासिल हो जाएगा और पाकिस्तानी माल आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। इन सब बातों का मकसद मायूसी फैलाना हरगिज़ नहीं है। मकसद ये है कि अगर अब भी हम अपनी तरजीहात दुरुस्त कर लें और दुरुस्त सिम की तरफ आगे बढ़ना शुरू कर दें, तो इंशाल्लाह अगले 10 बरस बाद कोई मुझ जैसा शख्स आपको बताएगा कि किस तरह पाकिस्तान ने इन सालों में तरक्की की नई मंजिलें तय करी। और ऐसा तभी मुमकिन है जब एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन के ज़रिए से आने वाली हुकूमत आवाम की बेहतर तौर पर खिदमत अंजाम दे सके। अपनी वीडियो का इख्तिताम मैं अल्लामा इकबाल के इस मशहूर शेर से करता हूँ, मिल्लत के साथ राब्ता उस्तवार रख, पेवस्ता रह शजर से उम्मीद बहार रख।